तो बिल्कुल आपके करियर में आपके लिए चैलेंजेस क्या थे? हाँ जब मतलब बिगिनिंग ही माय वेरी 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 फर्स्ट सीरियल वाज अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऊपर बेस्ड एक मैंने सीरियल लिखा, तलखियां उसका नाम है, सनम थी उस। जी तो जब मैंने लिख के भेजा भी था डायरेक्टर को भी, तो उन्होंने कहा था कि तुम क्या समझ रही हो, यूरोपियन सिनेमा है जिसके लिए तुमने लिखे है, ये किसको समझ में आएगा, ये कौन लोग हैं, तो पहले पहली डिस्करेजमेंट तो वहीं से आती है कि ये तो आपका तो अंदाज ही बिल्कुल और है, आप तो बात ही यही करी है। और बहुत बड़ा चैलेंज अगेन यही था कि मैं, क्योंकि शायद अगेंस्ट द करंट चल रही थी, जी अगेंस्ट द टाइड, कि जरूरी नहीं है कि औरत को आप अपनी कर दें। आप ये तो देखें ना कि वो कहाँ से अपनी स्ट्रेंथ ले सकती है और कैसे हम बहैसियत मुआशरा इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो वो शायद विमेन सेंट्रिक तो थी कहानियां जी सारी, लेकिन यही था कि मुझे ये भी कहा गया था कि तुम नहीं समझती कि बेचारी एक जो रोती धोती गरीब और मजबूर मिस्कीन लड़की होती है, उसको डिफेंस का एक लड़का ही आकर बचा सकता है अपनी बड़ी सी गाड़ी में, तुम समझती नहीं हो ये समझती बात। नहीं हो इस बात को, अभी भी यही हो रहा है। तो अब मुझे बिल्कुल, लगता है आपने कि खुल के बात आप की। तो नहीं समझी, वो समझ गए वो मेरा सम- ख्याल है। समझा दिया आपने। नहीं, आपने एक खुल के बात की कास्टिंग काउच के बारे में भी, और देखें जो यंग टैलेंट है बड़ा अपसेटिंग भी है बहुत से लोगों के लिए कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपने फिर उसकी वजाहत भी की, डिटेल भी दी कि भाई ये दीवार है, या तो इस पे चढ़ जाओ, या फिर दीवार के पार एक लेड है, एक सीढ़ी है, उस पे फिर अगर तुम्हारी मर्जी है। तो ये तो इससे भी टैलेंट कैसे आगे आएगा, मुझे बताएं आप। और नजर आ रहा है वो स्क्रीन पर हमें कि टैलेंट आगे नहीं आ रहा। जी, ये बात जो मैंने की थी तो वो इस तनाज़ुर में की थी कि वो बात एक मी टू ग्लोबल मूवमेंट के बारे में हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो मी टू का कोई नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे क्या जरूरत है इस तहरीक की, यहाँ तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो मगर मैंने कहा कि जी मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, जिस हद तक मैं हूँ, मैं बहुत डीपली शायद नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानती समझती हूँ, कहीं पर भी, नॉट ओनली इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खैर ये मी टू तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बट अदर देन ऑल्सो जहाँ जहाँ खवातीन काम करती हैं, देखिए उस वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें हों, उनको इस चीज़ के ऊपर ब्लैकमेल किया जाए, तो उसमें दो मुझे लगता है मसाइल होते हैं। एक तो ये कि जो कॉम्पिटेंट खवातीन होती हैं, जो अपने जोर बाजू पर अपने टैलेंट पर वहाँ पहुँचती हैं, उनका हक मारा जाता है, क्योंकि जो आपको, जिनसे आप फेवर लेके उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, फिर वो वहां पर स्टैब्लिश हो जाते हैं। अब जो स्टैब्लिश हुए हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग थे, आपने उनसे किसी ना किसी के फेवर्स लेके और अपने फेवर्स दे के उनको वहां बनाया। अब आप देखिए ना, फिर अगर उसके ऊपर जितनी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जो भी वो वर्क एनवायरनमेंट है, वो तो टॉक्सिक होगा बिल्कुल और वो उसमें मसले होंगे। तो ये बात तो है ना, ये तो बड़ी जनरल ह्यूमन सी बात है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑपरेशन औरत के ऊपर आता है। तो जैसे मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो घर से निकलती औरत काम करने के लिए, पहले तो वो घर के मर्दों को समझा के निकलती है, उसके लिए तो एक वो बहुत बड़ी छलांग है। फिर वहां से वो निकल के बाहर अपने मोहल्ले में आती, इनको पता होता है कि अच्छा ये घर काम करने जा रही, क्या काम करने जा रही, किस वक्त आई थी, किस वक्त बिल्कुल अंडर द रेडार हर वक्त रहती है। फिर जब वो काम करने के लिए पहुंचती है, तो उसको ये, अगर वो ये कंप्लेंट कर दे कि मेरा बॉस या मेरा कॉलीग मेरे साथ बहुत कोई गैर मुनासिब रवैया रख रहा है, तो कहेंगे कहा था ना तुम्हें घर से ना निकलो। ये फौरन ये रिप्लाई आता है, ये नहीं कि जहां प्रॉब्लम है उससे फिक्स करें, वो कहते हैं वापस आ जाए चार दीवारी के अंदर। सही बात है। बिल्कुल जरा कुछ एक दफा किसी साल रमजान का कोई ढंग सा प्ले तो लिख दें। बड़े बुरे बन रहे हैं कुछ और मेरा भी। ख्याल है वो शायद इसलिए बुरे बन रहे हैं कि वो रमजान रमजान प्ले की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, शायद इसलिए। वरना एक, अगर आप एक 30 किस्तों का रोज दिखाने वाला अच्छा सा प्ले इंटरटेनिंग सा बना दें, तो वो क्यों बुरा होगा, उसको रमजान प्ले क्यों ट्रीट किया उसमें जाता रमजान का है। जिक्र भी नहीं होता, जी, कोई जिक्र भी बात नहीं होता। नहीं, रोजे की बात नहीं, कुछ नहीं, बड़े बुरे बन रहे हैं। थोड़ा सा एक मतलब बना दें, शायद कुछ सुधर जाए चीजें। जिंदगी पे प्ले बनाए, उसमें रमजान आ गया बस महीना, तो वो ये कह रही है कि फिर वो मजे का होगा, है ना। हाँ, और बिल्कुल बताएं नए राइटर्स को जरा आप थोड़ा सा मोटिवेट करें। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, बताएं आगे क्या करूं। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, तो आप बताएं तो क्या करना चाहिए। मुझे, जब मेरे पास स्क्रिप्ट थी तो मुझे भी कुछ नहीं मुझे पता भी था। कुछ सही बात है। आपकी जो लेकिन स्टेटमेंट्स मैंने रही है, भी, आप ये कहने वाली थी, मुझे पता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता नादिया। कैसे होता है, क्या करें? देखिए जी, मैंने तो जब शुरू किया था तो हम टीवी ये करता था, टेली फिल्म फेस्टिवल करता था। जी जी
और मैंने एक टेलीफिल्म, मेरी पहली स्क्रिप्ट ही थी टेलीफिल्म एक जो थी वो मैंने लिखी। अब मैंने तब सोचा भाई ये कहाँ जाएगी, ये कैसे भेजूं, मैं किसको भेजूं, मुझे तो मैं तो जानती नहीं ना, मेरा कोई आगे पीछे खानदान में इस इंडस्ट्री से किसी का वास्ता है। तो फसी बारी खान तब वहाँ कंटेंट हेड थे हम टीवी पे। अच्छा। उनका नाम मैंने पढ़ा कि अच्छा ये हैं फसी की, मैं चीजें देखती थी और मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी उनके काम से। तो मैंने उनका नाम लिख के और हम टीवी का एड्रेस देख के इंटरनेट से उनको भेज दिया। वो इत्तेफाक से उन्होंने खोल लिया, पढ़ लिया, फिर उन्होंने मुझे राब्ता किया मुझसे और कहा कि आप कौन हैं भाई, मैंने तो आपका नाम भी कभी नहीं सुना। तो मैंने कहा जी पहली स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। तो उन्होंने आई थिंक जो पहला रास्ता खुला था वो ये था कि आई वाज एक्सट्रीमली लकी कि वो स्क्रिप्ट फसी के हाथ में गया जो कि समझते थे इस चीज़ को, और उन्होंने फिर उसको फैसिलिटेट किया। वो पहली जब स्क्रिप्ट बनी तो पहली पे ही मुझे अवार्ड मिल गया। मुझे लगा कि बस अब तो मेरे जगमगाता हुआ फ्यूचर खुल गया है सामने, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर मार पड़नी शुरू हो गई थी। तो एक जर्नलिस्ट और एक होस्ट पर अब आप कहानी लिखें। हाँ, ये भी रहता है ना। अच्छा, आपके फेवरेट मुझे परफॉर्मेंस बताएं, एक्टर्स बताएं, जो चाहे एक और पाकीज़ा की बात हो या जनरली आप दो मेल एक्टर्स में, फीमेल एक्ट्रेसेस में। क्या एक और पाकीज़ा में तो आई थिंक खैर मुझे लगता है कि अगर कोई शायद ये अब ना क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर आल्सो, नो डाउट, एक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स के उन्होंने कैसा काम निकलवाया है। एक उस कैरेक्टर से भी तो जो शायद मतलब जो शायद 2-3 जुमलों के लिए ही अपीयर हुआ हो, मगर उसकी वो भी लगता था कि यही है, इसी का हिस्सा है इस चीज का, कहीं ऐसे ही नहीं हमने खपा दिया उसे। इवन कई दफा मैं गौर कर रही होती हूँ कि जो साथ लोग खामोश बैठे होते हैं या एक्स्ट्राज होते हैं उनको भी बड़ा बेहतर डायरेक्ट किया हुआ है। तो एक्टर्स ने तो सबने कमाल का काम किया, आई थिंक फिनोमिनल। बट फॉर माय पर्सनल फेवरेट अगर मैं कहूँ कि जिसने मुझे उड़ा के मुझे रख दिया, दैट इज नादिया अफगान। सेम देखिए बिल्कुल, ये लोग बड़े अभी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आपने क्या ये कह दिया है। बार बार ये सवालात आ रहे हैं, मुझ तक भी पहुंच रहे हैं कि आप टीवी के लिए नहीं लिखेंगी हैं या लिखेंगे। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको लीड करेंगे काशिफ निसार, और ये बाकायदा लॉन्च होगा तो पता चल जाएगा सबको कि अब हो गया है लॉन्च। तो देयर विल बी अ प्रॉपर लॉन्च, अ प्रॉपर अनाउंसमेंट कि इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें किसी के लिए भी कोई एक्सक्लूसिविटी का भी वो नहीं है क्लॉज कि जी आप एक्सक्लूसिव बस अब यही करेंगे। नहीं, आप टीवी के लिए लिखना चाहते हैं लिखिए, आप फिल्म लिखना चाहते हैं दुनिया भर में जहां काम करना चाहते हैं वो भी करें और ये भी करें। यहाँ सिर्फ फर्क होगा ये होगा कि आपको हम रॉयल्टी देंगे जी, और आप भी लिखेंगे टीवी के लिए आइंदा ऐसे ड्रामास टू द नेक्स्ट लेवल। अगर मुझे ऑप्शन मिलेगी जिस तरह अब मिली है, ये कश फाउंडेशन वाला एक प्रोजेक्ट था जहाँ मुझे फ्रीडम मिली और मुझे लगा कि बड़ी ये बन सकती है कोई चीज, तो मैं क्यों नहीं लिखूंगी। अच्छा बिल्कुल, एक सवाल भी था, एक सवाल था ड्रामे से रिलेटेड, वो ना वो कल हम लोग रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, बड़ा चुभ रहा था। मुझे आप ये बताएं कि जो समन है ये जो अपना हस्बैंड जुबैर है उसके साथ सेटलमेंट की भी बात कर सकती थी, वो डायरेक्ट उसके ऊपर केस क्यों कर रही है? और वो भी 420 वाला फला फला फला, शी कुड मतलब बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ वो कहती कि भाई तुमने ज्यादती की है, इसको कॉम्पनसेशन दो। अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बड़ा जरूरी सवाल है नादिया, एंड आपकी इंटेलिजेंस है कि आपने पूछ लिया, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडर द करंट हैं एक और पाकीज़ा में, यानी सटल तरीके से नीचे वो बह रही हैं। उसका जो एक ओवरऑल पूरा जो अगर आप उसको देखिए तो उसमें बहरहाल एक ऑप्रेस्ड जेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो एक पेट्रियार्कल सिस्टम है जो सदियों से सेटल्ड है, जिसका बेनिफिशियरी मर्द है। सही। अब अगर आप सिर्फ, मैं आपके जवाब में अगर सिर्फ ये कहूँ कि आप फ्लिप कीजिए जुबैर की स्टोरी को कि अगर नूर भरी निकाह के बारात वहां से भाग जाती जैसे जुबैर भागा, क्या भाग सकती थी? मेरा ख्याल है जिंदा तो शायद वो अपनी गली तक भी ना पहुंच पाती। क्या वो चलिए निकल गई, शहर पहुंच गई, पढ़ पाती, अपना फ्यूचर बना पाती जैसे जुबैर ने बना लिया था? नहीं बना पाती। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि इसी जिंदगी, इसी मुआशरे में एक औरत और मर्द की जिंदगी को जब आप पैरेलल रख के देखते हैं तो उसका बेनिफिशियरी बहरहाल एक मर्द है, औरत नहीं है। औरत हर हाल में मार खाती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी औरत जिसकी पूरी जिंदगी इसलिए बर्बाद हुई है कि 2 मर्दों ने उससे फायदा उठाया,
एक उसके ससुर थे जो कि ऑफकोर्स ग्रीडी थे, और ये बहुत होता है, आम बात होती है कि जायदाद के लिए आप उस लड़की को रिटेन करना चाहते हैं। एक भाई चलो नहीं है, दूसरे भाई से कर दो, बेवा हो जाती हैं, सब कुछ हो जाती है, जाने नहीं देते हैं क्योंकि ज़मीन नहीं जानी। इसी तरह जुबैर का भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत एम्बिशियस आदमी था। उस अपने एम्बिशन में एनवायरमेंट्स उसके लिए बड़े कंड्यूसिव थे, वो तो निकल गया, उसके पास चॉइस थी, निकला, ना किसी ने गोली मारी, ना किसी ने कुछ कहा, ना कोई ऑनर पे वो कत्ल हो सकता था, वो तो निकल गया, बड़े मजे से उसने अपना काम किया जो किया। आप जब मुझसे सवाल करें कि समन अपने शौहर से ये क्यों नहीं कह सकती थी, मेरा सवाल ये है कि जुबैर अपनी बीवी से ये क्यों नहीं कह सकता कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट। चलिए, आपने पलट के देखा नहीं। अबैंडनमेंट इन मैरिजेस इतना कॉमन फैक्टर है कि आपने शादी की, पलट के खबर नहीं ली, तलाक भेज दी, पलट के खबर नहीं ली। ये कोई तरीका नहीं है, लीगल भी नहीं है, मॉरल भी नहीं है, रिलीजियस भी नहीं है। सही। तो समन तो उसको बहुत सबक इज्जत सिखाना चाहती है, उसको बदला लेना चाहती है क्या? मेरा ख्याल है कि समन इज ह्यूजली डिसअपॉइंटेड कि एक मर्द ने आके, फिर आप ये भी देखिए कि एक विक्टिम मोड है ना,